हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर 8 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके पहले जो चैप्टर 7 था समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसे हमने चैनल पे अपलोड कर दिया था। तो अगर उस चैप्टर को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाकर देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखेगा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को। और इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। ये 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास के जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यह जो चैप्टर है, चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, 3 पार्ट में विभाजित होगा। तो यह जो वीडियो है पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। आखिर विश्व राजनीति में, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों इतना गंभीर मामला बन गया है। फिर देखेंगे 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन कब क्यों किया गया और उसमें कौन कौन से प्रावधान थे पर्यावरण को लेकर। उसके बाद देखेंगे कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा किस प्रकार किया जाता है और साझी संपदा कहते किसको हैं, उसे समझेंगे। और अंत में देखेंगे अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स को मेनली कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो चैप्टर 8 है, जो लिखा गया है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसका नाम है, तो आपको नाम को देखकर पता चल रहा होगा कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये तो नेचर से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, यह नेचर से जुड़ा हुआ है। और आपको यह लग भी रहा होगा कि इसे तो भूगोल की कक्षा में पढ़ना चाहिए थे, भूगोल की बुक में पढ़ना चाहिए था, ये पॉलिटिको बुक में क्या कर रहा है। तो आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए यहाँ पे इस जो चैप्टर है 8 को डाला गया है, ताकि जो विश्व राजनीति में पर्यावरण को लेकर जो मुद्दे उठ रहे हैं और पर्यावरण के प्रति सरकारें जितने जोर शोर से काम कर रही है, और जब कहीं भी सरकार का मामला आ जाता है, सरकारें पर्यावरण में अगर शामिल हो जाती है, पर्यावरण के समस्याओं को सुलझाने में शामिल हो जाती हैं, आगे आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो पर्यावरण का जो मामला होता है राजनीति का मामला बन जाता है। और जहां भी सरकार किसी भी मुद्दे में अगर प्रवेश करती है, जुड़ती है, विशेषकर पर्यावरण के मुद्दे में, तो जो मुद्दा होता है पर्यावरण से ज्यादा राजनीति का मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी मुख्य वजह से हम इसे पॉलिटी की बुक में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां इसमें सरकार का नीतियां महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार पर्यावरण के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई, कौन कौन से प्लानिंग किए और कहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा बेहतर कार्य किया। तो सरकार का मामला जहां भी आएगा, वो चीजें जो होंगी, वो चीजें क्या राजनीति का रूप ले लेती है। इसलिए हम इस बुक में ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को। इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता आखिर क्यों की जा रही है। तो समझिए कि दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी जो जमीन है, जो भूभाग है, वो तो निश्चित भूभाग है, वो तो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है कृषि योग्य भूमि में। और मौजूदा जो उपजाऊ जमीन है, उसके एक बड़े हिस्से की उर्वरता भी कम हो रही है, उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है, नष्ट हो रही दिन पे दिन। और चारागाहों के जो चारे हैं खत्म होने को हैं। ज्यादातर भूमि जो है प्रदूषण की वजह से क्या हो रहे हैं, तो बंजर हो रहे हैं। और मत्स्य अखेट घट रहा है, मत्स्य भंडार घट रहा है, यानी नदियों, तालाबों, समुद्रों में जो मछलियां पाई जाती थी, उनका जो प्रतिशत है वो भी घट रहा है, क्योंकि मछलियां अनुकूल अनुकूल वातावरण न मिल पाने के कारण उनका मौत हो जा रहा है। तो इससे से क्या हो रहा है कि खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2016 में, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जो जनता है, जो जनसंख्या है, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है, यानी उनको फ्रेश वाटर पीने के लायक पानी जो है वो उपलब्ध ही नहीं होता है। और 2 अरब
2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है और 30 लाख से ज्यादा बच्चे तो हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं। ये जो सभी डाटा दिए गए हैं वो दिया गया था किसमें, तो जो मानव विकास रिपोर्ट 2016 में छापी गई थी उसके अनुसार ये डाटा बताए गए हैं। प्राकृतिक वन जो होते हैं, नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको वे जो होते हैं जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, पर्यावरण को संतुलित करने में, बैलेंस रखने में मदद करते हैं जो प्राकृतिक वन होते हैं। इनसे होता क्या है कि इनसे जल चक्र भी जो संतुलित रहता है और समय समय पे वर्षा होती है, समय समय पे सभी मौसम आते हैं जाते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा होता है। यानी जो प्राकृतिक वन होते हैं ये जैव विविधता को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है। सबसे दुखद बात तो यह है कि जो वन हमें इतनी छत्र छाया में रखे हुए थे, हमें इतनी सुविधा प्रदान कर रहे थे, जलवायु को संतुलित रखे हुए था और पर्यावरण को, जल चक्र को भी संतुलित रखे हुए था, लेकिन और इनमें धरती की जैव विविधता भी मौजूद थी। लेकिन इन वनों को काटने की वजह से, इनकी कटाई होने की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं, जंगलों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जनजातियां, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। जो आदिवासी लोग हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने को मजबूर हो गए हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है और जो धरती के ऊपर हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की गैस की मात्रा में भी लगातार कमी हो रही है, कमी देखने को मिल रही है। इसे ओजोन परत में हम छेद होना भी कहते हैं। और इससे होता क्या है, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडराता है और खतरा होता है। क्योंकि अगर पर्यावरण जो ओजोन परत है, ओजोन परत अगर वायुमंडल में नहीं होगी तो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं डायरेक्ट धरती पे पहुंचेगी और मनुष्यों की त्वचा से रिएक्शन करेगी और मनुष्यों को बहुत घातक चमड़े की बीमारी हो सकती है, जिसमें सबसे स्किन कैंसर ज्यादा घातक है। ठीक है, तो ओजोन परत के छेद से ये सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यानी पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो जो समुद्र तट के किनारे जो इलाका है वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका तटवर्ती जल भी है जो जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। यानी समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे लोग कपड़े खींचने जाते हैं, जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको नहाने के लिए ले जाया जाता है, उनका मल मूत्र वहीं नदी में विसर्जित हो जाता है, जल में विसर्जित हो जाता है। और जो मानव सब होते हैं, जो लाशें होती हैं, उनको भी नदियों में, समुद्रों में फेंक दिया जाता है। तो इन वजहों से जो समुद्र का जल होता है, जो नदी का जल होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस वजह से जो समुद्र तटीय इलाके हैं, इन समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य अभी भी बहुत भारी मात्रा में बस रहे हैं, वहां रहने के लिए उत्सुक हैं। और इस पर अगर अंकुश न लगा, लोग समुद्र तट के किनारे बसते गए और इस पे अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आएगी। क्योंकि ये लोग समुद्र के किनारे जाकर बसेंगे, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, खासकर समुद्र के जल का इस्तेमाल करेंगे और समुद्र के किनारे की जो गुणवत्ता होगी वो बहुत ही निम्न स्तर की हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले अपने दम पे तो नहीं कर सकती। यानी ये ऐसे मामले हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो कोई देश अगर चाहकर भी इसको सुलझाना चाहे तो उसे नहीं सुलझा सकेगा। क्योंकि समस्याएं जो हैं वैश्विक लेवल पे है और ये जो होते मसले हैं विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई देश चाहकर भी अकेले इसे निपटाना चाहे, सुलझाना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। इसको निपटाने के लिए सभी देशों को एक ग्रुप बनाने होंगे और मिलजुल कर इन समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी इसका समाधान जो है निकल पाएगा। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। यानी आर्थिक विकास में लोग इतने अंधाधुन हो चुके थे, अंधेपन में शामिल हो गए थे कि इन्हें कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। और आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर जो असर देखे जा रहे थे, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था, इन लोगों को 1960 के बाद जाकर ऐसा पता चला कि हमारे क्रियाकलाप से, हमारे शोषण से, हमारे दोहन से
पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, धुएं किए जा रहे हैं, वाहनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से पर्यावरण को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कब लगा इन लोगों को? 1960 के बाद, 1960 के बाद ऐसा इन लोगों को जान पड़ा। तो ये पहला जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक है कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम अर्थ समिट कहते हैं। लिखता है कि सन 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में विश्व के 170 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित है। जो सम्मेलन किया गया 170 देशों के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, इसमें सबसे मेनली जो था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। यानी इसे यूएनओ ने इस सम्मेलन को बुलाया था और मुख्यतः जो है पर्यावरण पर केंद्रित था। पर्यावरण के मसलों को लेकर इसमें ज्यादा गंभीरता दिखाई गई थी और इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और इस शहर का नाम रियो डी जेनेरियो था। तो इसलिए इस रियो शब्द को अब बाहर निकाल लिया गया और इसे रियो सम्मेलन कहा जाने लगा। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया, इस सम्मेलन में जो 170 देश हिस्सा लिए थे, इन सभी देशों को कुछ बातें समझाई गई। इन सभी देशों से निवेदन किया गया, प्रार्थना किया गया कि आप सभी देश प्लीज प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें। यानी जो पर्यावरण में बैलेंस है उसे बिगड़ने न दें, उसे संतुलित करके रखें। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। यानी हर संभव कोशिश करें ताकि पर्यावरण में प्रदूषण न फैल सके और सतत विकास का रास्ता अपनाएं। यानी अपने संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि हम विकास करते गए और सभी संसाधनों का दोहन कर दें और कुछ बचे ही ना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमें सतत विकास का रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसा इस सम्मेलन में निर्देश दिए गए। इस सम्मेलन से 5 वर्ष पहले एक रिपोर्ट छपी थी 1987 में, क्योंकि 1992 में तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन से 5 वर्ष पहले 1987 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हिंदी में इसे कहेंगे हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं, जिस तरीके से हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, ये आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी ये आगे चलकर ठीक नहीं होगा हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होने वाला है जिस तरीके से हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। यहाँ एक बात खुलकर सामने आई कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इन देशों के अलग अलग एजेंडे हैं और ये देश अलग अलग एजेंडों के पैरोकार हैं। यानी इनकी समस्या जो है अलग अलग है। तो इनकी समस्या आखिर है क्या? तो उत्तरी गोलार्ध के देशों की जो समस्या है, इसमें इनकी मुख्य चिंता है ओजोन परत की छेद को लेकर। यानी जो ओजोन परत में छेद हो गए हैं और पराबैंगनी किरणें, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच रही है विश्व के कुछ इलाकों में, तो इनकी मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद को लेकर है। और दूसरी मुख्य चिंता है वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये चिंता है उत्तरी गोलार्ध के देशों की। दक्षिणी गोलार्ध के देशों की भी अपनी मुख्य चिंता है, जिसमें आर्थिक विकास करना और पर्यावरण प्रबंधन करना, इनको सुलझाना, पर्यावरण प्रबंधन के लिए जो रिश्ते हैं उनको सुलझाने के लिए ज्यादा ये चिंतित है। कौन? तो दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो ये दोनों गोलार्ध के देशों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। नियमाचार का मतलब होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझाए गए, कुछ दिशा निर्देश बताए गए। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को घोषित किया गया, अर्थात एजेंडा 21 में घोषित किया गया मतलब कि जो हमारी 21वीं सदी है वो किस प्रकार होगी, उसे हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, खासकर पर्यावरण के मसले को लेकर, पर्यावरण को लेकर। तो इस बारे में कुछ लक्ष्य रखे गए, कुछ टारगेट रखा गया कि हम इन चीजों को एजेंडा 21 के तहत ठीक करेंगे, पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाएंगे। तो एजेंडा 21 जो है उसका मुख्य मुद्दा क्या था? उसका जो मुख्य जो लक्ष्य है 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। हमारा अगला टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा।
विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा से पहले हम समझिए कि आखिर साझी संपदा कहते किसको हैं, उसके बाद उसकी सुरक्षा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साझी संपदा समझें। साझी संपदा उसे कहते हैं, उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें तो साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी एक समूह के नहीं बल्कि किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, यानी उस समूह का हर एक व्यक्ति मालिक हो। इसे हम वैश्विक संपदा कहते हैं या फिर मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल, अगर वैश्विक संपदा की बात करें तो वैश्विक संपदा में पृथ्वी का वायुमंडल आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, समुद्री जो सतहें हैं या फिर बाहरी अंतरिक्ष, ये सभी शामिल हो जाएंगे वैश्विक संपदा में। तो ये सारे जो है वैश्विक संपदा के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो संयुक्त परिवार, जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं जिसमें सभी साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनका चूल्हा एक ही चूल्हा होता है पूरी फैमिली का, और सभी सदस्यों का खाना जो है इसी चूल्हे पर बनता है, यानी यह सामूहिक हो गया। जो चारागाह है, जो घास का मैदान है, वो भी सभी गांव वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही होता है। सभी अपने पशुओं को वहीं चराने के लिए ले जाते हैं, घास खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो ये भी एक साझी संपदा का ही उदाहरण है। जो मैदान है, कुएं हैं, घर का आंगन है, पूजा स्थल हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई नदी है, तो सभी क्या है, सभी साझी संपदा के उदाहरण है। इस पर किसी एक व्यक्ति का दावा नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है, पूरे समाज का इस पे अधिकार है। सभी लोग इसका समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है किसी भी व्यक्ति का। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से भी ऐसे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार हमारे घरों में चूल्हा होता है, चारागाह होते हैं, आंगन होता है, ये सभी क्या सभी सदस्य यूज करते हैं, इसका समान रूप से यूज करते हैं। ठीक उसी तरह एक विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ भूभाग ऐसे हैं जो किसी एक देश का नहीं है बल्कि वो पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों के हैं, सभी देश उसके हकदार होते हैं। इसलिए उनका प्रबंधन भी साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। और जब ये साझी संपदा होती है तो इनका प्रबंधन भी पूरे समाज के द्वारा किया जाता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मंदिर है, कोई गांव है, उस गांव में एक मंदिर है। वो मंदिर क्या है, तो मंदिर एक साझी विरासत है, यानी पूरे समुदाय को उस पर अधिकार है। तो जब उसके प्रबंधन की बात आएगा तो कोई एक व्यक्ति तो उसका प्रबंधन करेगा नहीं, मैनेजमेंट करेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है तो बहुत पुराना हो चुका है, उसकी मरम्मत कराना है, उसको पेंट कराने हैं, उसमें कुछ मरम्मत हो गए हैं, कुछ टूट फूट गए हैं, तो उसको मरम्मत कराने का कोई जिम्मेवारी एक व्यक्ति तो लेगा नहीं, क्योंकि वह सामुदायिक है, सार्वजनिक चीज है। तो उसको चंदा के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके उसे मरम्मत कराया जाएगा, उसे पेंट पोछाड़े कराए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब विश्व में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे सभी देशों के लिए होती हैं तो उनका प्रबंधन भी तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। कोई देश क्यों अकेले उसका प्रबंधन करे, यानी जो सामुदायिक होता है उसका प्रबंधन भी, उसका मैनेजमेंट भी, उसकी देखभाल भी सभी मिलकर करते हैं। सीधा सा मतलब यही हुआ। ठीक है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा, अब हमने तो वैश्विक संपदा समझ लिया, लेकिन अब उसकी सुरक्षा, वैश्विक संपदा क्या होती है, जो जिस पर सभी समुदाय का अधिकार हो, चाहे एक छोटे से स्तर की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो वैश्विक संपदा उसे ही कहते हैं जिस पे सभी का अधिकार हो। ठीक है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा के सवाल आ जाते हैं कि इसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाए। तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। यानी बहुत से देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा की सुरक्षा की जब बात आती है तो ये मुकर जाते हैं, यानी उनकी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम नहीं हो पाता है। कई सारे देश ऐसे होते हैं जो मुकर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने के डर से। ठीक है, लेकिन अब इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंटार्कटिका संधि जो 1959 में हुआ था। एक और संधि है मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि जो 1987 में हुआ, और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार जो 1991 में हो चुके हैं। ये सभी संधियां हैं जो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पे महत्वपूर्ण समझौते के रूप में आगे आए हैं। ठीक है, तो हमने वैश्विक संपदा की सुरक्षा को भी देख लिया।
लेकिन अब हम देखेंगे कि अंटार्कटिका पर अगला जो टॉपिक है कि अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। आखिर कौन जो देश है वो अंटार्कटिका पर अपना दावा दिखाता है, अपना वर्चस्व बताता है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अंटार्कटिका वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसे देख लीजिए। तो आपके सामने यहाँ वर्ल्ड मैप खुल चुका है। आप यहाँ देख सकते होंगे जो सबसे नीचे में कि जो व्हाइट कलर से पूरा पट्टी दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है बर्फ से ढका हुआ रहता है, सालों भर यहाँ ठंडी रहती है और यह जो भूमि है रहने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर्यटन के लिहाज से थोड़े बहुत दिन, 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन सालों भर यहाँ रहना मुमकिन नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। तो ये पूरा का जो पूरा इलाका है क्या कहलाता है, तो अंटार्कटिका कहलाता है। ठीक है, इसे ही हम अंटार्कटिका कहते हैं। तो अब देख सकते हैं एकदम नीचे की ओर है, एकदम दक्षिणी गोलार्ध में एकदम एक शामिल है। ठीक है, तो यही अंटार्कटिका है, यह पूरा का पूरा इलाका अंटार्कटिका कहलाता है। तो अब देखेंगे कि आखिर अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका है जो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी अंटार्कटिका के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का, निर्जन का मतलब होता है कि वहाँ कोई जन नहीं रहते हैं। कोई जन कहने का मतलब एक कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, वहाँ लोग रहते ही नहीं है। तो विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा तो इसी महादेश के अंतर्गत आता है। यानी पूरे अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, पूरे पृथ्वी की बात करें, तो जितने निर्जन क्षेत्र हैं उनमें 26% क्षेत्र तो सीधे अंटार्कटिका महाद्वीप में आता है। ठीक है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, तो निर्जन इलाका है, यहाँ कोई रहता नहीं है, यह निवास के लिए ठीक नहीं है। स्थलीय सीमा की अगर स्थलीय हिम की बात करें, बर्फ की बात करें, तो 90% हिस्सा इसी पर मिलता है। अंटार्कटिका में ही 90% बर्फ है और धरती पर मौजूद जो स्वच्छ जल की बात करें, जो प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो भी 70% यही है अंटार्कटिका में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस महाद्वीप में तो क्रील मछली भी पाई जाती है। क्रील मछली, तो यह जो मछली है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में पूछ सकता है कि क्रील मछली किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिका। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में क्रील मछली पाई जाती है। एक सवाल है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में 2 दावे किए जाते हैं। आखिर वो 2 दावे कौन से हैं, चलें उसे देखते हैं। आपने मैप पे इनकी अंटार्कटिका की स्थिति देख ही लिया है कि आखिर अंटार्कटिका कहाँ है वर्ल्ड मैप में। जो 2 दावे किए जाते हैं अंटार्कटिका के पक्ष में, वो सबसे पहला है कि कुछ दो देशों के समूह द्वारा ऐसा बातें की जाती हैं। तो एक समूह तो ऐसा कहता है जिसमें ब्रिटेन है, अर्जेंटीना है, चिले है, नॉर्वे है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये सभी जो देश हैं, इन सभी देशों का ऐसा जो दावा करते हैं कि जो अंटार्कटिक क्षेत्र अपने संप्रभु क्षेत्राधिकार का वैधानिक दावा किया। यानी इन सभी देशों ने यही बात कही कि अंटार्कटिका पर हमारा स्वामित्व है, अंटार्कटिका हमारा इलाका है। ये सभी देश ऐसे दावे किए। लेकिन वहीं पे कुछ अन्य देश थे जिन्होंने इससे उल्टा रुख अपनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंटार्कटिका हमारा इलाका है, हमारा इस पे अधिकार है, बल्कि अंटार्कटिक जो प्रदेश है, अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है। इन्होंने ऐसी बात कही। यानी विश्व के जो बचे हुए अन्य देश थे उन्होंने कहा कि जो अंटार्कटिका है किसी एक देश के बाप का नहीं है, अंटार्कटिका विश्व की साझी संपदा है, यानी सभी देशों का इस पे अधिकार होगा, ऐसी बात इन्होंने कहा। और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। यानी कोई भी देश अगर कहता है कि अंटार्कटिका हमारा इलाका है तो सरासर गलत बोल रहा है। यह विश्व की साझी संपदा है, किसी एक का नहीं है। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। जो अंटार्कटिका इलाका है अंटार्कटिका का, और जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव, ये पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाएं तो विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ की जो स्थिति है वल्नरेबल है, असुरक्षित है, तो इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। इन क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिया जाता है। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्याखेट और पर्यटन तक सीमित रही। यानी 1959 तक ज्यादा कुछ
विशेष हलचल नहीं था, विशेष गतिविधियां इन इलाकों में नहीं देखने को मिला। मतलब सकेट किए जाते थे, पर्यटन तो था लेकिन सभी जो थे सीमित थे, ज्यादा उतना नहीं था। ठीक है, एक लेवल तक ही था। अंटार्कटिका के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ, अंटार्कटिका के कुछ जो हिस्से हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो तेल की रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। यानी वहाँ की जो भूभाग है वो अपनी क्वालिटी के चलते निम्न स्तर का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के भूभाग में तेल का रिसाव हो रहा है। उस तेल के रिसाव के कारण कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ के अंटार्कटिका के जो अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं और बंजर होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 1 में मैंने जिन टॉपिक्स को शुरू में बताया था कि ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उन टॉपिक्स को बखूबी कंप्लीट करा दिया गया है पार्ट 1 में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।